दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने इस बार सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि इजरायली रेस्क्यू टीम पर भी दूसरा ड्रोन अटैक करके पूरा खेल ही बदल दिया। दिखाएंगे वो वीडियो जब रेस्क्यू टीम पर हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात, अब हिजबुल्लाह के पास ऐसे ड्रोन आ चुके हैं जिन्हें रोकना इजरायल के बस में नहीं। और दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ने खुलेआम कहा, ईरान से पंगा लेकर अमेरिका ने गलती कर दी, खुद की नाक कटा दी। ईरान लोगों की सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली। दोस्तों, अचानक ईरान के पक्ष में इन्होंने ऐसी बात कही, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और साथ में आपको बताएंगे हाई लेवल ईरानी डेलीगेशन का रूस दौरा, सुप्रीम लीडर का खत सीधा पुतिन को सौंपा। तो बात करते हैं सभी मुद्दों पर एक एक कर। दोस्तों, दक्षिण लेबनान में एक ऐसा हमला सामने आया है जिसने पूरी सैन्य रणनीति को हिलाकर रख दिया है। इस बार मामला सिर्फ रॉकेट या मिसाइल का नहीं है, बल्कि एक नई और खतरनाक तकनीक का है, ड्रोन का। वो भी डबल अटैक यानी दोहरी वार की रणनीति के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहले एक इजरायली सेना की टुकड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में एक सैनिक मारा गया और 6 घायल हो गए। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही घायलों को निकालने के लिए बचाव टीम और हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा, उसी समय दूसरा हमला किया गया, एक और ड्रोन के जरिए, सीधे उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। यह रणनीति साफ दिखाती है कि अब सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि दुश्मन की मदद और बचाव व्यवस्था को भी निशाना बनाया जा रहा है। जो वीडियो सामने आए उनमें साफ दिखता है कि एक इजरायली हेलीकॉप्टर, जिसे आमतौर पर ब्लैक हॉक कहा जाता है, घायलों को निकालने के लिए जमीन पर खड़ा है और उसी वक्त सैनिक आसमान की तरफ गोलियां चला रहे हैं। वो एक विस्फोटक ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे थे जो सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इजरायल की कोशिश नाकाम हो गया। और इस पूरे घटनाक्रम ने इजरायली सेना की तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकेशन की बात करें तो यह हमला लेबनान के दक्षिण में स्थित एक गांव में हुआ, जो इजरायल की सीमा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब साफ है, हिजबुल्लाह अब बहुत सटीक और करीब से हमले करने में सक्षम हो चुका है। दक्षिण लेबनान में इस वक्त जंग सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि चालाकी और नई रणनीति की बन चुकी है। एक तरफ इजरायली सेना आगे बढ़ते हुए उस इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसे वो एलो लाइन कहती है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह बिल्कुल अलग तरीका अपनाकर खेल बदल रहा है। अब हिजबुल्लाह सीधे टकराव के बजाय पीछे हटो और मारो वाली रणनीति अपना रहा है। यानी जमीन छोड़ देता है, लेकिन दुश्मन को अंदर आने देता है और फिर उसे जाल में फंसाकर हमला करता है। पहले जहां वो फ्रंट लाइन पर सीधा मुकाबला करता था, अब वो छोटे छोटे लड़ाकू नेटवर्क यानी कॉम्बैट नेट्स बनाकर दुश्मन को टारगेट कर रहा है। यानी जैसे गाजा में हमास लड़ रहा था, सेम उसी तरह अब हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ रहा है। इसका असर साफ दिख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो सैनिक हो या सैन्य वाहन। हिजबुल्लाह लगातार ऐसे इलाकों को निशाना बना रहा है जो इजरायल के लिए बहुत अहम है, जैसे उत्तरी इलाकों में दबाव बनाने के लिए बस्तियां और खुफिया निगरानी वाले क्षेत्र, ताकि इजरायल की एयरफोर्स को कमजोर किया जा सके। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक हिस्सा समझिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह अब 2 तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। पहला रेडियो सिग्नल से चलने वाला, जिसे जाम किया जा सकता है, लेकिन दूसरा और ज्यादा खतरनाक, फाइबर ऑप्टिक यानी ऑप्टिकल केबल से कंट्रोल होने वाला ड्रोन। इस तरह के ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से रोका ही नहीं जा सकता। यानी जो टेक्नोलॉजी अब तक इजरायल की सबसे बड़ी ताकत थी, वही यहां बेकार साबित हो रही। यही वजह है कि इजरायली मीडिया और एक्सपर्ट इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह हमला दिखाता है कि हिजबुल्लाह अब सिर्फ रॉकेट फायर करने वाला ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक हाईटेक युद्ध लड़ने वाली ताकत बन चुका है। इस पूरे मामले ने इजरायल की सबसे अहम रेस्क्यू यूनिट, जिसे 669 यूनिट कहा जाता है, उनको भी खतरे में डाल दिया है। यह यूनिट युद्ध के बीच जाकर घायलों को निकालती है, लेकिन अब अगर हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित नहीं है तो बचाव अभियान खुद एक जाल बन सकता है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर इजरायल के इतने हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह पूरी ताकत से
और पूरे हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान युद्ध को लेकर यूरोप का सबसे ताकतवर देश जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मर्ज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास ईरान युद्ध से बाहर निकलने की कोई साफ रणनीति ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय पूरी की पूरी एक ताकतवर देश की छवि ईरानी नेतृत्व, खास तौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ बातचीत करते हैं। मर्ज के मुताबिक अब यह साफ दिख रहा है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका के पास बातचीत के लिए कोई मजबूत और भरोसेमंद प्लान नजर नहीं आता। मर्ज ने एक अहम बात पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी युद्ध में सिर्फ घुस जाना काफी नहीं होता, उससे बाहर निकलने की भी साफ रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक यही गलती दोहराई और इराक में भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि वो बिना किसी ठोस योजना के ईरान के साथ इस टकराव में उतर गया, और यही वजह है कि अब इस संघर्ष को खत्म करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है, खासकर तब जब ईरान बातचीत भी बहुत समझदारी से करता है या जरूरत पड़ने पर बातचीत से बचना भी जानता है। मर्ज ने माना कि मौजूदा हालात बेहद जटिल है और इस संघर्ष का असर जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी अभी भी अपने उस प्रस्ताव पर कायम है जिसमें कहा गया है कि वो समुद्र में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अपने जहाज भेज सकता है ताकि हुर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुल सके, लेकिन इसके लिए पहले लड़ाई का रुकना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है। व्लादिमीर पुतिन ने 27 अप्रैल को सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ अहम बातचीत की, और इस मुलाकात ने साफ संकेत दे दिया है कि रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बैठक के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि रूस हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो ईरान और पूरे क्षेत्र के हित में हो, ताकि जल्द से जल्द शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनी की तरफ से संदेश मिला है, जिसमें उनके लिए शुभकामनाएं भेजी गई। पुतिन ने उम्मीद जताई कि ईरान की जनता अपने हौसले और आजादी की चाह के दम पर इस मुश्किल दौर से निकल जाएगी और आखिरकार शांति आएगी। दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने रूस का धन्यवाद करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अमेरिकी दबाव और हमलों के सामने झुकने वाला नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उनका कहना था कि ईरानी जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो हर मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत रखती है। इस बैठक से पहले भी अरागची ने कहा था कि उनका मकसद रूस के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए रणनीति बनाना है। खास बात यह है कि वो रूस आने से पहले पाकिस्तान और ओमान का भी दौरा कर चुके हैं, जिससे साफ है कि ईरान इस समय अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक बड़ा कूटनीतिक रास्ता तैयार करने में लगा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।